Hello everyone, am I audible to all of you? Just give me a second. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर, और इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का मकसद देखिए बहुत ही सिंपल था कि हमारी कोशिश ये थी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर का एक कॉन्फिडेंस फील हो, आपको ये फील हो कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा वो हम कर लेंगे, और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आपको धीरे धीरे टफ लेवल, मॉडरेट, हर एक तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि एक बार आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कि हाँ अब हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो फटाफट सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आउट ऑफ 50 आप कंप्यूटर में कितने मार्क्स लाएंगे, ये आप मुझे जरूर बताइए। आउट ऑफ 50 आपका टारगेट क्या है, कितने मार्क्स लाएंगे आउट ऑफ 50? 25, 30, 35, 40, कितने मार्क्स का टारगेट आपने रखा है यहां पर एक बार कमेंट करके बताइए। तो अगर किसी ने भी यहां पर 45 से कम कहा होगा, है ना, तो देखिए जितना हम सोचते हैं हमेशा उससे कम ही हमें मिलता है, ये आप जानते हैं। तो ड्रीम हमेशा बड़ा रखिए, कोशिश आपको करनी है कि सर 50 में 50 ही लेकर आएंगे, है ना। जब अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो एक भी नंबर क्यों छोड़ें, 50 कहेंगे तो 40 to 45 तो वैसे ही आ जाएंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो टारगेट मस्ट बी ऑलवेज फुल आउट ऑफ फुल। हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए कि सर हम फुल आउट ऑफ फुल लेकर आएंगे। ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो वो पूछेगा और हमें नहीं आता होगा, है ना। जब इस तरीके का इंटरेस्ट आपका बनता है किसी भी सब्जेक्ट में, तभी आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपने ये कहा कि सर सिर्फ पास हो जाएं हम, है ना, ऐसा हमें पढ़ा दीजिए, तो अगर आप पास होने के लिए पढ़ेंगे तो कभी पास नहीं होंगे। आप स्कोर करने के लिए पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप क्या होंगे, एक अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई करेंगे। वेरी गुड। तो बिल्कुल नम्रता, मयंक, अंकित, राहुल, वेरी गुड। तो यही आंसर हमें आप लोग से चाहिए था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रू क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, यही एक बेस्ट क्वालिटी होती है। तो देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 151 क्वेश्चन तक कल हम लोग पहुंच चुके थे, और यहां पर हमने आपको बता दिया था कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर था यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या था? Ethical hackers who use their skill to secure the integrity of a computer system or network is called as, किस तरीके का हैकर होगा ये? व्हाइट हैट हैकर होगा, क्योंकि इथिकल है तो व्हाइट हैट है, राइट। हैकर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। जो निगेटिव सेंस में काम करता है वो ब्लैक हैट है, और जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जो गुड बॉय और बैड बॉय दोनों है, वो आपका क्या है? ग्रे हैट हैकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 152 में कहा जा रहा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। देखिए डीबीएमएस क्या होता है? जैसे डेटाबेस है ना, डेटाबेस और डीबीएमएस लगभग आपका सेम ही होता है, क्योंकि डेटाबेस होता है किसी भी डेटा को सेव करना, लेकिन डीबीएमएस होता है एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप डेटा को सेव करवा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि एक नॉर्मल डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या अंतर होगा। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो डीबीएमएस हो गया। वो अगर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, एक से ज्यादा है, तो वो आरडीबीएमएस हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत पॉपुलर है वो कौन सा है? फ्लैट, नेटवर्क, रिलेशनल, हायरार्किकल, या ऑल ऑफ दीज?
करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है डेटाबेस का, चाहे वो वेबसाइट बनाने के लिए हो, चाहे एप्लीकेशन बनाने के लिए हो, वो डेटाबेस कौन सा होता है? टेबल्स के फॉर्म में। एक से ज्यादा टेबल्स होती हैं जहां पर इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, अब देखिए इसमें डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। हायरार्किकल डेटाबेस कौन सा होता है? हायरार्किकल डेटाबेस वो होता है जो पेरेंट और चाइल्ड के तरीके से डेटा को स्टोर करता है। यानी एक फोल्डर होगा, उसमें कई सारी फाइल्स होंगी, फिर कई सारी फाइल्स के अंदर कई सारी फाइल्स होंगी, है ना? या फिर फोल्डर होगा में सब फोल्डर होगा, सब फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है, ठीक है। जबकि रिलेशनल में क्या होता है? अलग अलग टेबल्स होती हैं और उनके बीच में रिलेशन होता है। तो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? www की बैकबोन क्या है? URL है, HTML है, HTTP है, SSL है या FTP है? तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो बैकबोन है दैट इज कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होती है बैकबोन। लेकिन URL काम क्या करता है? URL किसी भी HTTP को रीडायरेक्ट करता है, किसमें? एक पार्टिकुलर सर्वर के पास, है ना? बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। वर्ल्ड वाइड वेब की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? URL होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। लेकिन जब आप कोई भी URL एंटर करते हैं तो उसकी शुरुआत किससे होती है? HTTP से। फिर उसके बाद क्या होता है? उस वेबसाइट का एड्रेस, फिर होता है उसका डोमेन नेम। तो अब क्वेश्चन ये उठता है तो URL, लेकिन URL बहुत बड़ा होता है। URL का जो आपका सबसे पहला पार्ट है HTTP, इसको हम मेन बैकबोन के तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी URL को अगर आपने देखा हो तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि उसकी शुरुआत या तो HTTP से होती है या HTTPS से होती है। नॉर्मल जितनी भी वेबसाइट हैं वो HTTP से ओपन होंगी, और वो वेबसाइट जो ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रही हैं वो HTTPS से होंगी। बात समझ में आई? हमने आपको URL क्यों बताया? क्योंकि अगर HTTP ऑप्शन में ना होता तो आंसर हो जाता URL, क्योंकि HTTP भी किसका पार्ट है? URL का ही पार्ट है। इसलिए पहली प्रायोरिटी हम यहां पर किसको देते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन पर HTTP को, और दूसरी प्रायोरिटी हम यहां पर देते हैं URL को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो एक पोर्ट नंबर पर काम करती हैं। HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80। क्या होता है? 8080। और जो HTTPS होती है, सिक्योरिटी के लिए जो यूज होती है, उसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो एक बार फटाफट मेरे साथ में बोलिए, HTTP का पोर्ट नंबर है 80 और HTTPS का पोर्ट नंबर है 443। बाकी ऑप्शंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये हमें पता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछ रहा हूं, आप बताइएगा HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा होता है? वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ UPPCL, बताइए फटाफट। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है HTML5। HTML5 इज द लेटेस्ट वन। HTML5 की मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि HTML5 में क्या होता है, इसकी खास बात क्या है कि ये हर एक ब्राउजर को सपोर्ट करता है ना? HTML5 हर एक ब्राउजर को सपोर्ट करता है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो या फिर एज हो। ये इसकी खास बात है। SSL क्या होता है? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, फिर से सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। SSL का मतलब क्या है? वो वेबसाइट जिनके आगे HTTPS लगा होता है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है
कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं और आपकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है, ये सर्टिफिकेट होता है SSL सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं? SSL सर्टिफिकेट, है ना। जैसे आपने कई जगह पे सुना होगा कि ये प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब कि इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, ये सर्टिफाइड है। FTP का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो FTP है। सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो हमसे गलत ना हो। नेक्स्ट देखिए, गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड बैकएंड। देखिए एंड्रॉयड से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो एंड्रॉयड के बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज होता है? मोबाइल फोन में, नंबर 1। सेकंड, एंड्रॉयड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? एंड्रॉयड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आंसर है गूगल बाबा का, गूगल का। तीसरा क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? तो आंसर है मिस्टर एंडी रूबिन जी के द्वारा। किसके द्वारा? एंडी रूबिन जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने कब एक्वायर किया? तो आंसर है किस ईयर में एक्वायर किया? तो ईयर बन जाएगा आपका 2005। 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्वायर कर लिया। अगला क्वेश्चन एक और बनता है कि नेम दी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। याद करिए मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर नंबर 1 एंड्रॉयड, नंबर 2 लाइनेक्स। लाइनेक्स और एंड्रॉयड ये दोनों आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन बनता है एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन। एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन, एक सेकेंड, हाँ, तो एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन है आपका कपकेक। लिख लीजिए, एंड्रॉयड का जो सबसे पहला वर्जन आपका बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? दैट इज कपकेक। लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा। जरा इसके बारे में डिटेल में जरा बात कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जरा यहां पर देखिएगा, एंड्रॉयड के बारे में एक खास बात आप देख लीजिए। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर फर्स्ट वर्जन की हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? कपकेक होगा। लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो आपको ये मिलेगा अल्फा, दूसरा वर्जन मिलेगा आपको बीटा, तीसरा मिलेगा कपकेक। लेकिन हमने तो यहां पहला कपकेक लिखा, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अल्फा आया, टेस्टिंग फेज में फेल हो गया, बीटा लॉन्च किया गया, अगेन फेल हो गया, फिर सी से लॉन्च किया गया कपकेक जो सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए जो पहला वर्जन है वो हमेशा क्या माना जाएगा गाइस? कपकेक माना जाएगा। क्लियर है? लेटेस्ट वर्जन भी याद रखिएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड दैट इज स्नो कोन। स्नो कोन ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। स्नो कोन से पहले कौन सा था? तो आंसर है रेड वेलवेट केक, ये उससे पहले था, ठीक। तो ये वर्जन के नाम आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट और लेटेस्ट, है ना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे एंड्रॉयड में खास बात है कि जितने भी इसके वर्जन बने वो सब खाने पीने वाली चीज़ों पर बने हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कभी, जैसे पहला बना आपका कपकेक, फिर इसके बाद आया डोनट, फिर उसके बाद आया एक्लेयर्स, देन फ्रोयो, देन जिंजर ब्रेड, देन हनी कॉम्ब, देन आइसक्रीम सैंडविच, देन जेली बीन,
फिर किटकैट, मार्शमेलो, नोगैट, ओरियो, पाई, एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड रेड वेलवेट केक और फिर स्नोकोन, है ना। तो जितने भी वर्जन थे वो सब कैसे थे, खाने पीने वाली चीजों पर बेस्ड थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कब एंड्रॉयड एक्वायर किया गया, तो ईयर है आपका 2005 में। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन अ केबल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। अ डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल, बस आंसर मिल गया। कह रहा है उस डिवाइस का नाम बताइए जो सिग्नल को रीजनरेट करती है। रीजनरेट करने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। सपोज करिए केबल है जो 100 मीटर तक डेटा को फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, एक डिवाइस लगा दी। क्या लगा दी, एक डिवाइस लगा दी। इस डिवाइस की मदद से ये डेटा को 100 मीटर और आगे भी भेज सकती है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस डिवाइस का नाम क्या है जो सिग्नल को क्या कर रही है, रीजनरेट कर रही है। समझ में आ गई बात। तो ये डिवाइस आपकी क्या है, दैट इज कॉल्ड रिपीटर। बताओ समझ में आया या नहीं। वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया है कि सर हमें क्या सारे वर्जन याद करने होंगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एग्जाम में देखो एंड्रॉयड के वर्जन से किसी भी वर्जन में आपको सभी वर्जन याद करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक पहला वर्जन और दूसरा लेटेस्ट वर्जन। समझ में आ रही है बात। लेटेस्ट वर्जन भी यूपी पीसीएल में बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, है ना, कभी कभार हो सकता है पूछ लें, है ना, पढ़ लेना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी, लेकिन वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं ओ लेवल बेस्ड, और ओ लेवल का कोर्स इतना ज़्यादा है कि वो स्टैटिक से शायद बहुत टाइम पहले ही पेपर को सेट कर लेते होंगे, है ना, तभी करंट के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी जो बेसिक पूछे जा सकते हैं, है ना, ये पढ़ लेना ज़्यादा बेटर है, लेकिन वर्जन को डीप में पढ़ने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आंसर यहां पर आपका क्या है, रिपीटर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, हमने रिपीटर तो आपको बता दिया, बाकी ऑप्शन तो बता ही नहीं, तो बाकी ऑप्शन भी सुन लीजिए। राउटर क्या करता है, पैकेट्स को रूट करता है। ब्रिज का काम क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल हो तो आंसर क्या होगा, ब्रिज। स्विच क्या करता है, देखिए बेसिकली स्विच का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि अब यहां पर क्या आ गए हैं हमारे पास, राउटर आ गया है। तो राउटर बहुत फेमस है, हर जगह पर हम राउटर ही लगा लेते हैं। लेकिन कई जगह पर जहां पर राउटर बहुत महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, वहां पर हम स्विचेस का भी यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर आपके घरों में हम पूछें कि क्या लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कुछ तो लगा होगा, या तो राउटर लगा होगा या स्विच लगा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं सर स्विच लगा है, कुछ लोग कहते हैं सर राउटर लगा हुआ है। तो वो होता क्या है, बेसिकली वो ना तो पूरा राउटर होता है, वो ना तो पूरा स्विच होता है। वो स्विच और राउटर के बीच की डिवाइस होती है जो आपके यहाँ लगती है ना। वो ज़्यादातर राउटर की तरफ होती है और थोड़ा सा पार्ट उसमें स्विच का भी होता है। बस फर्क क्या होता है स्विच और राउटर में, राउटर थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉडबैंड स्पीड को संभालता है, और जबकि स्विच क्या करता है, ये स्मार्ट तरीके का ब्रिज होता है ना। तो ब्रिज का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हम स्विच बोलते हैं। तो ये जो आपके घरों में लगा होता है, ये एक तरीके से राउटर और स्विच का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट तो हम लोग को होती नहीं है ना। मैक्सिमम कितने जीबी स्पीड हम लोग ले लेते हैं, कितने एमबीपीएस स्पीड ले लेते हैं। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा तो 1 जीबीपीएस की स्पीड आ जाती है ना, 1 जीबीपीएस, या एमबीपीएस में कहें तो मैक्सिमम 50 एमबीपीएस, है ना, या मैक्सिमम 100 एमबीपीएस की स्पीड। तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ते, इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। जबकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें राउटर का यूज़ मिलेगा, प्योर राउटर होते हैं वो। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। एन इंटेलिजेंट हब that has the ability to determine the destination of a packet
सेंट अक्रॉस द नेटवर्क इज कॉल्ड। देखो फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। इंटेलिजेंट हब, इंटेलिजेंट हब को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंटेलिजेंट तरीके का हब है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज स्विच इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंटेलिजेंट हब होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि हब और स्विच में इंटेलिजेंट कौन होता है? तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि स्विच को ही हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, हब इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंट का मतलब यहां पर क्या है, इस चीज को समझिएगा। सपोज करिए कि हमने आपसे कोई बात कही और हमने आपसे कहा देखो इस बात को किसी से कहना मत, लेकिन आपने क्या किया, उस बात को सबको बता दिया। ये होता है हब। यानी हब के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सभी में उस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है ना। इसको जरा टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं। सपोज करिए कि हब को सिस्टम ए से सिस्टम डी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी थी। एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम डी है, लेकिन हब ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को ए को भी भेजा, बी को भी भेजा, सी को भी भेजा और डी को भी भेजा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन ए बी सी ने क्या कर दी, डिक्लाइन कर दी, क्योंकि वो उसके लिए थी नहीं। डी के लिए वो इंफॉर्मेशन थी तो डी ने रख ली। ये होता है हब का काम। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सही तरीका है ना? बिल्कुल भी ये सही तरीका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस समझदार थी तो इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। ये सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी तो हो सकता था कोई इंफॉर्मेशन कोई दूसरा सिस्टम रख लेता, है ना। तो ये सिक्योरिटी हैम्पर है, इसलिए हब का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जनरली हब का यूज अवॉइड किया जाता है। जबकि स्विच क्या करता है, स्विच भी पहले यही काम करता है जो हब करता था। यानी सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन हम ट्रेवल करवाएंगे तो स्विच भी क्या करेगा, यही काम करेगा, सब में ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन दूसरी बार जब ये काम करना होगा तो वो क्या करेगा, एक एक करके सबको इंफॉर्मेशन देगा, जिसको देनी चाहिए उसी को देगा। समझ में आ गया? और ये काम वो करता है एक टेबल बना के, जिसे मैक टेबल कहते हैं। मैक टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल। तभी तो स्विच और ब्रिज मैक एड्रेस के फॉर्म में ही काम करते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट बोला जाता है और हब को डम्ब बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। इट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड टू एब्जॉर्ब द सिग्नल so that it does not reflect back across the bus। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस टोपोलॉजी से, और कह रहा है बस टोपोलॉजी में दो सिरे होते हैं, उन सिरों को क्या बोलते हैं, उन एंड्स को क्या बोला जाता है। देख लो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है या नहीं। इट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड टू एब्जॉर्ब द सिग्नल सो दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक अक्रॉस द बस। और इसे हम बोलते हैं, सिग्नल्स जो किनारे होते हैं इसे बोला जाता है टर्मिनेटर। क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखिएगा। लेयर विच ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट एंड डील्स विद कंप्रेशन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज नोन एज। कह रहा है ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जो क्या कर रही है, जो डेटा को कंप्रेस कर रही है। तो कंप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन, डेटा लिंक या फिजिकल लेयर? तो याद रखिएगा, कंप्रेशन हो, ट्रांसलेशन हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ठीक, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन की? कॉम्प्रेस करना, ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट करना, इनक्रिप्शन, है ना। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेजेंटेशन की है। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर है? सिंगल यूजर आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है जो सिर्फ एक टास्क ही एक समय पर कर सकता है। सिंगल यूजर का मतलब जहां पर एक ही टास्क एक समय पर किया जा सकता है, वो सिंगल यूजर है। MS DOS, विंडोज 9X, 1 and 2 बोथ, विंडोज 8 और लाइनेक्स। तो लाइनेक्स, विंडोज 8 ये तो आपके मल्टी यूजर हैं, जबकि MS DOS हमारा क्या है? सिंगल यूजर है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई कंफ्यूजन गाइस? वेरी गुड। हाँ राहुल, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? व्हाट इज योर क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए तब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनका इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है। क्योंकि सर्वर किस तरीके का होता है? कई सारी यूजर की रिक्वेस्ट को एक साथ ले लेता है। जैसे सपोज करिए आपने गूगल में कुछ भी ढूंढा, तो गूगल क्या कहता है? मैं अभी बिजी हूं, अभी मुझे कोई और एक्सेस कर रहा है, थोड़े समय के बाद रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल नहीं। वो जितने भी लोग गूगल को एक्सेस कर रहे होते हैं, सबको वो रियल टाइम पर आंसर करता है। तो इसका मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर है। लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर है। समझ में आ गई? विंडोज की जो लेटेस्ट वाले वर्जन है ना, वो भी आपके क्या है? मल्टी यूजर हैं। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्योंकि विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 11 हो जो लेटेस्ट है, विंडोज 10 हो, है ना, ये सब आपके किस में काउंट होंगे? मल्टी यूजर में। और विंडोज 2000 और 2007 जो यहां पर लिखा है, ये तो नेटवर्क के लिए ही बनी है। विंडोज 2000 का यूज हम किस लिए करते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर। तो ये आपके प्योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? बहुत बढ़िया आंसर। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर, जिसको बेसिक लेवल की नॉलेज नहीं है वो कैसे आंसर करे? बेसिक लेवल क्या होता है भाई? आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल के बारे में पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना? बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और आंसर करने की कोशिश करो, है ना। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। इससे बेसिक अगर लेकर चलोगे, है ना, इससे भी बेसिक, तो फिर तो मान के चलो 3 साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हम ना बेसिक लेके चल रहे हैं ना एडवांस, हम वो लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को समझो। देखो होता क्या है ना, बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगी, क्या कर लोगे? एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं। हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि बस हमारे 50 में से कितने नंबर आ जाए, 40, 45 या 50। समझिएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान से। हमें हार्डवर्क नहीं करना है ना। टीचर अच्छा वही होता है जो स्मार्ट वर्क करवाए। अगर हम आपको बेसिक से कंप्यूटर क्या होता है ये पढ़ाने लगे, जनरेशन्स के बारे में बताने लगे, है ना, जो कि हर कोई करता है, तो वो उससे आपका क्वालिफाई होने वाला है नहीं। इसलिए वो पढ़िए जो एग्जाम में आ रहा है, उसी चीज को समझिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर एक सब्जेक्ट में होता है। जितने भी कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है वो इसी फंडामेंटल पर होती है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि आपको सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि कंप्यूटर मैं अभी तक सीख रहा हूं, है ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग द 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस, इवन हैविंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री, इवन हैविंग द वेब हैकिंग डिग्री, है ना, तो मिलियंस ऑफ डिग्री होते हुए भी आज भी हम सीख रहे हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि आप बेसिक से सीखेंगे किसी भी चीज को।
तो बस यही बेसिक है आपके एग्जाम के लिए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, पहले तो ये सोचो। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हाट इट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, बताइए। कह रहा है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। आईपी एड्रेस से क्या होता है, हमने आपको बताया था कि अगर आपका लैपटॉप कहीं खो जाता है तो आप उसको आईपी एड्रेस से ढूंढ लेते हैं, और यही काम आप मैक एड्रेस के थ्रू भी करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, और मैक एड्रेस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे सोचो जरा, कोई चोर है, उसने चुरा लिया अगर कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन, अगर उसने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया आपकी डिवाइस को, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक हो जाएगी। और अगर सोचो वो काफ़ी तेज हुआ है ना, वो काफ़ी टैलेंटेड हुआ, तो पहली बात तो अगर वो टैलेंटेड होगा तो ऐसे काम करेगा ही क्यों, है ना। मान लेते हैं कि उसने नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया, तब भी उसके एड्रेस का पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो इसीलिए आपको अपनी डिवाइस का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। और ये किसका होता है, लैपटॉप का होता है आईपी एड्रेस, डिवाइस का होता है, कंप्यूटर का होता है। जबकि मोबाइल के केस में है ना, ये IMEI नंबर होता है, सीरियल नंबर अलॉन्ग विद द IMEI नंबर। तो अब यहां पर कह रहा था आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर है दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो राहुल जैसे कैंडिडेट्स का अगर किसी और को भी लगता है उनका यही क्वेश्चन है ना, कि हम कैसे करें, हमारे तो बेसिक कमजोर हैं, तो उनको मेरी एक सिंपल सी एक ये राय रहेगी कि जो हम क्वेश्चन यहां पर करवा रहे हैं उनको एक बार देखो, उनको 2 बार देखो, उनको 3 बार देखो, क्योंकि क्वेश्चन गारंटीड यही आएंगे एग्जाम में, है ना, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो अगर आप जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे, बस उसको समझते चलो, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, तो इस फिलॉसफी पे अगर आप चलेंगे तो यू कैन स्कोर डेफिनेटली वेल। समझ में आ गया ARP क्या करता है। अब एक चीज और समझो इस क्वेश्चन से, अभी हमने आपको बताया कि आईपी एड्रेस से, हमने आपको क्या बताया इस क्वेश्चन की मदद से, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस, ये कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ARP की होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की होती है। समझ में आई बात। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा पूछा जाए कि मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो आंसर हो जाएगा RARP की। किसका हो जाएगा, RARP, यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहां पर आया है मयंक जी का, कह रहे हैं VPN लीगल क्यों होता है। इसका आंसर है बंदूक लीगल क्यों होती है ना, जो हम लोग गन रखते हैं अपने पास, ये लीगल क्यों होती है। बारूद लीगल क्यों होती है, माइंस लीगल क्यों होती है, तलवार रखना लीगल क्यों होता है। समझ गए आंसर, सेल्फ सिक्योरिटी। इसका सीधा सा आंसर ये है कि देखो, अगर आप किसी पर गोली चलाते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो क्राइम माना जाएगा।
लेकिन अपनी सुरक्षा में अगर गोली चलाते हैं तो क्या माना जाएगा? दैट इज नॉट अ क्राइम, दैट इज अ सेल्फ डिफेंस, है ना। तो बस आपको ये साबित करना होता है कि हमने क्या किया है, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। यही है वीपीएन। आपको कोई हैक ना करे, है ना, इसलिए भी तो वीपीएन का यूज किया जाता है, वीपीएन फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। तो आपने कहा हम वीपीएन का यूज क्यों करते हैं? ताकि मुझे कोई हैक ना करे। आपके पास बंदूक क्यों है? क्योंकि कोई मुझे ना मार दे, है ना, तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक ली हुई है। आपके पास बारूद क्यों है? क्योंकि कोई मुझ पे हमला करे, इसलिए मैंने पहले अपने पास क्या रखे हुए हैं, बारूद रखे हुए हैं। ठीक, तो हर एक नेगेटिव चीज का कुछ पॉजिटिव भी होता है ना। एवरी यू कैन से एवरी नेगेटिव थिंग कैरी सम पॉजिटिव थिंग। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में बदलने की बात की जाएगी तो एआरपी होगा, और अगर मैक से आईपी में बदलने की बात की जाएगी तो आरएआरपी होगा, है ना। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। अगला देखिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन डैश। बताइए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको रट लो, ठीक, और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे। तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो, है ना, और समझा, शायद जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इससे कनेक्ट करते हुए, इससे ज़्यादा कनेक्ट करते हुए आई डोंट थिंक कि पढ़ाया जा सकता है इस लेवल पे। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। देखो, कभी भी आपको एंड टू एंड एक ही जैसे शब्द दिख रहे हैं, होस्ट टू होस्ट अगेन एक ही जैसा दिख रहा है, तो इस केस में ऐसा आंसर आपको लगाना है जिसकी शुरुआत और एंड में एक ही जैसा हो, एक ही जैसा कैरेक्टर हो। कुछ समझ में आया? नेटवर्क में एन है, के है, सेशन में एस है, एन है, डेटा लिंक लेयर में अलग अलग है, ट्रांसपोर्ट में टीटी है, लगा दो ट्रांसपोर्ट। ये तो हो गई रटने वाली बात, है ना, कि ताकि गलत ना हो। एंड टू एंड हो, होस्ट टू होस्ट हो, प्रोसेस टू प्रोसेस हो, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब समझ लीजिए क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को लेकर जाना विद फुल गारंटी कि डेटा लॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और हमने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। तो एक प्रोटोकॉल ऐसी है जो गारंटी ले रही है, और एक ऐसी है जो कह रही है हमें स्पीड से मतलब है, गारंटी वारंटी हम नहीं देखते हुए, है ना, वो हो गई यूडीपी। और जो गारंटी ले रही है वो है टीसीपी। ये है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको ठीक आप वैसे ही समझिए, है ना, जैसे आप सपोज कहीं जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके। आप एक मॉल में जाना था आपको, है ना, कहीं दूर था वो मॉल, तो आपने क्या किया, आपने एक बस हायर करी, उस बस ने आपको कहीं तक छोड़ा, फिर आपने आगे एक दूसरी बस हायर करी, उस बस ने आपको कहीं तक छोड़ा। तो इस तरीके से आप एंड टू एंड कनेक्टिविटी की मदद से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। वैसे ही कंप्यूटर में डेटा के साथ भी होता है। डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है ना, तीसरी जगह से चौथी जगह जाता है। ये सब ट्रांसपोर्ट है। अगला देखिए, शानदार। द फिजिकल एड्रेस टू ईच मशीन इज प्रोवाइडेड बाय विच लेयर इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। देखो, क्या रहा है फिजिकल एड्रेस टू ईच मशीन। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है वो एड्रेस जो बेसिकली नेटवर्क से कनेक्ट ना हो सिस्टम, है ना, तब भी वो काम करे, उसी को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैक एड्रेस, ये आपका फिजिकल एड्रेस है। तो मैक एड्रेस किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आपकी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ समझ में आया?
अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, एक चीज आप मान के चलो कि यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर इस एग्जाम को देने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स जाएंगे वो नॉन आईटी बैकग्राउंड के होंगे। क्योंकि वो कैसे होंगे? वो बीकॉम कैंडिडेट होंगे। ठीक है। अब यहां पर आपको अपने में ही तो फाइट करनी है, तो इसका मतलब लेवल सबका एक जैसा होगा। आप ये मत समझिए कि कोई बहुत तेज होगा कंप्यूटर में या कोई बहुत, अगर किसी ने सपोज करिए बीकॉम करने के बाद किसी ने अगर आईटी भी कर रखी होगी ना, या कोई डिग्री होगी, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है ना। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरा लेवल है या मेरा लेवल नहीं है। आप सबका लेवल एक जैसा है और सिलेक्शन भी आप ही लोग लेंगे। तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो जितने अपने आप को अच्छे से पॉलिश कर लेगा, है ना, उसी का सिलेक्शन होगा। इसी चीज के तो पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। तो इतनी जो सैलरी वो आपको दे रहा है ना, 80,000 90,000 रुपए तक सैलरी जो प्रोवाइड करता है, तो वो ऐसे इंसान को नहीं देता जो स्ट्रगलिंग नेचर का ना हो, जो स्मार्ट वर्क ना करता हो। राइट? तो पैसे कमाने इतने आसान तो नहीं होते, उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करनी होगी, चीजों को समझना तो होगा। तो यहां पर हम आपको क्या बताने जा रहे थे, जरा देखिएगा। दो चीज याद रखिएगा। पहली चीज आईपी एड्रेस और दूसरा मैक एड्रेस। ये दोनों किस लेयर पर काम करते हैं, उस लेयर को याद रखिएगा। आईपी एड्रेस काम करता है तीसरे लेयर पर और मैक एड्रेस काम करता है दूसरे लेयर पर। आईपी एड्रेस काम करता है तीसरी लेयर पर, जिसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं, और मैक एड्रेस काम करता है दूसरी लेयर पर, जिसको हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। याद कर लो फटाफट। टोटल ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स होती हैं, किसमें? ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी? 7 लेयर्स। ठीक है। 7 लेयर में से जो सबसे पहली वाली आपकी लेयर होती है वो कुछ नीचे से लिखी जाती है, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। तीसरी जो लेयर आपकी होती है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। ठीक, तो फिलहाल अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये फिजिकल लेयर जो आपकी सबसे पहली लेयर है ना, ये काम क्या करती है? केबल के से रिलेटेड। डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या डील करती है? मैक एड्रेस को, और जो नेटवर्क लेयर है वो किस पे डील करती है? आईपी एड्रेस पे। ठीक, बाकी लेयर्स के नाम हम यहां पर एक बार लिख देते हैं। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, फिर इसके बाद आपकी आती है सेशन लेयर। यहां पर आपकी आएगी फोर्थ में आप एसटी, यहां आएगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर आएगी आपकी उसके ऊपर सेशन लेयर, दैट इज फिफ्थ लेयर। देन इज योर सिक्स्थ लेयर कॉल्ड, अभी बताया था, प्रेजेंटेशन लेयर। और सेवेंथ में आएगी आपकी दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यहां से देखो क्वेश्चन आना तय है, और ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा, ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, सर इसको याद कैसे करें 7 लेयर्स को? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं। जैसे आप एसटी नहीं दे पाएंगे, है ना, ये भी एक तरीका है। आप से मतलब क्या है? एपी आप। एसटी मतलब स्पीड टेस्ट होता है, यहां पर सेशन और ट्रांसपोर्ट है। नहीं का मतलब नेटवर्क है।
दे पाएंगे मतलब डेटा और फिजिकल है। ठीक, तो डीपी दे पाएंगे यानी डी और पी डेटा और फिजिकल। लेकिन याद ये रखना है कि फर्स्ट फिजिकल है और सेवेंथ आपकी कौन सी है, एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है यहां पर नम्रता ने? सर कोई और ऑप्शन में दे दिया हो ट्रांसपोर्ट की तरह, जैसे आगे भी और पीछे भी दे दिया, ऑप्शन में क्या होगा ट्रांसपोर्ट? नहीं, देखो जो हमने बताया है होगा यही है ना। जैसे हमने आपको ट्रांसपोर्ट में क्या बताया, किस केस में जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, इसके अलावा नहीं होगा। प्रोसेस टू प्रोसेस, है ना, कुछ भी थोड़ी ना लिख देंगे। या फिर हमने आपको क्या बताया, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, बस यही होगा। और इसी केस में आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, बस इन तीनों में से ही कोई एक होगा। समझ में आ गया यहां पर जो बताने की कोशिश हम आपको कर रहे थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था, फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस मतलब डेटा लिंक लेयर। आगे देखिए, Which of the following feature in MS Excel lets you to record a sequence of keystroke and play them again when required? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में एक फीचर होता है, और वो फीचर होता है जिसके थ्रू आप जो का काम करते हैं प्लेटफॉर्म में, वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, तभी तो वो कैंडिडेट्स जो लाइव में कनेक्ट नहीं हैं वो इसको रिकॉर्डेड मोड में देख पाते हैं। तो ऐसे ही MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी एक फीचर है जिसकी मदद से जो काम किया जा रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस फीचर को क्या बोलते हैं जिससे रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो आंसर है दिस इज कॉल्ड मैक्रो। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रो बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS Excel लेट्स यू टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो रिकॉर्ड कर लिया जाए की स्ट्रोक्स को और प्ले किया जाए जब रिक्वायर्ड हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। वेरी गुड, मयंक, अंकित, राहुल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मैक्रो को किस लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई विच लैंग्वेज मैक्रोस कैन बी डिजाइंड। तो अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। मैक्रोस को बनाने के लिए किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद ली जाती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है ये पूछा जाता है। तो आंसर इस केस में होगा विजुअल बेसिक। क्या होगा गाइस, विजुअल बेसिक होगा। ठीक, याद रखिएगा, मैक्रोस के केस में लैंग्वेज आए तो क्या होगा, विजुअल बेसिक। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछते हैं कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से क्या बनाया जाता है। तो आंसर होगा मैक्रोस। मैक्रोस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनते हैं, तो आंसर क्या होगा, विजुअल बेसिक। ठीक, तो जितनी भी चीजें आप लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, यहां पर या तो क्वेश्चन से आंसर बनते हैं या फिर आंसर से ही क्या बन जाता है, क्वेश्चन। जैसे हमने आपको कहा कि HTTP जिस पोर्ट नंबर पर काम करता है वो है 80। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोटोकॉल 80 नंबर पोर्ट नंबर पे काम करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, HTTP। जैसे हमने आपको बताया कि HTTPS के लिए पोर्ट नंबर 443 है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 443
पोर्ट नंबर किस प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? HTTPS। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसलिए हर एक चीज को इस तरीके से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन से आंसर दे या आंसर से क्वेश्चन हमें पता हो। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल? कह रहे गूगल जो इतना फेमस है उसने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है? रूबी, जावा, गो, हास्कल या ऑल ऑफ दीज? अगेन ये यूपीपीसीएल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम्स में जरूरी नहीं, देखिएगा हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल करवाएंगे वो भी करवाएंगे जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। हम आपको वो भी लेवल करवाएंगे जो यूपीपीसीएल दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि वहां पर भी वो ओ लेवल कहता है ना। तो जहां जहां वो ओ लेवल कह रहा है उन सभी एग्जाम्स के पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना होगा, तभी हम सही से पढ़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है यूपीपीसीएल के द्वारा कि गूगल के द्वारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई वो कौन सी है? तो आंसर है गो। कौन सी है? गो है। अब यहां पर दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो गूगल के द्वारा डेवलप की गई हैं। पहली है गो और दूसरी है डार्ट। तो ये दोनों आपको याद रखना है। हो सकता है अब गो ना देकर वो डार्ट दे दे। तो ये दोनों ही लैंग्वेजेस किसके द्वारा बनाई गई हैं? गूगल के द्वारा बनाई गई हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मैलवेयर that provide real time protection against virus, malware and spyware? क्या रहे माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक प्रोटेक्शन बनाई हुई है जिसके तहत वो किसी भी वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर से कंप्यूटर को बचा लेता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो एंटी मैलवेयर है इसका नाम क्या है? डिफेंडर है, कैस्पर स्काई है, आउटलुक है, मैकेफी है या ऑल ऑफ दीज है? तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी एक एंटी मैलवेयर है, इसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो मयंक का सबसे पहले तेज आंसर आता हुआ, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज बिट डिफेंडर। इसे हम डिफेंडर बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। इसका पूरा नाम क्या है? बिट डिफेंडर। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एंटी मैलवेयर है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड बिट डिफेंडर। तो आंसर यहां पर हो गया आपका डिफेंडर। जबकि कैस्पर स्काई क्या है? ये आपका एंटीवायरस है। आउटलुक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट है, कल मैंने आपको बताया था। मैकेफी क्या है? ये भी आपका एंटीवायरस है। तो आंसर क्या होगा? बिट डिफेंडर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेंट बाय अ वेब सर्वर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर? बताइए। कह रहा है ये स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा है जो वेब सर्वर सेंड करता है, स्टोर होता है क्लाइंट के कंप्यूटर पर, ब्राउजर के द्वारा ये काम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, कुकीज, HTML पेज, URL या वेबसाइट? तो कुकीज यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड कुकीज। अब हम जरा समझते हैं कुकीज होता क्या है ना। तो बेसिक से बिल्कुल समझिएगा, व्हाट आर कुकीज। देखिए, पहली बात ये याद रखिएगा कि जो भी हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं, वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। यानी इसका मतलब जितना भी हमने अभी तक इंटरनेट पर सर्च किया है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अगर उसे कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, सी कर सकता है, देख सकता है। बात समझ में आई? तभी आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में कोई क्राइम होता है तो इस केस में कौन आती है? पुलिस,
और पुलिस सबसे पहले क्या करती है, मोबाइल या फिर लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो यही देखना चाहती है कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या सर्च किया गया है ना, और उसको क्लू मिल जाता है। तो जितनी भी आपकी सर्चेज होती हैं वो स्टोर होती हैं, और वो जिस जगह पर स्टोर होती हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, कुकीज। बात समझ में आई? क्वेश्चन उठता है क्या सर हम इसको डिलीट कर सकते हैं? तो कोशिश बहुत की जाती है, लेकिन आप कुकीज को जो डिलीट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो आप करते हैं अपने लिए या फिर करते हैं दूसरों के लिए। या तो आप खुद उसको ना देखें, है ना, आपने डिलीट कर दिया, पर आपने इसीलिए डिलीट किया ताकि दूसरे उसको ना देख पाए, है ना, रीजन तो यही होता है। लेकिन किंतु परंतु सर्वर वो देख सकता है, सर्वर वो देख सकता है, आपने डिलीट कर दिया तब भी, क्योंकि सर्वर पर आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना, ये बात श्योर है। आप सिस्टम पर तो डिलीट कर सकते हैं, हिस्ट्री तो डिलीट कर सकते हैं, सिस्टम की कुकीज को तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर पे नहीं। अब समझो कुकीज होता क्या है। कुकीज एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है? टेक्स्ट फाइल। भेजता कौन है इसको? सेंड बाय हूं? सर्वर। चोरी चोरी चुपके चुपके सर्वर आपके कंप्यूटर में एक टेक्स्ट फाइल को सेव कर देता है। सेव कहां होती है? तो आंसर है ब्राउजर पर, और ब्राउजर को क्लाइंट भी बोला जाता है। फिर से समझो, कुकीज एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आपके द्वारा सर्च की गई सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसे चोरी चोरी चुपके चुपके सर्वर क्या करता है? सेंड कर देता है। कहां पर सेव होती है ये? ब्राउजर में जाके सेव हो जाती है। और फिर आप ब्राउजर की मदद से कुछ भी फेच करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्वर के पास ये टाइम टू टाइम आपकी इंफॉर्मेशन जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। ये है कुकीज का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर से देखो। व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट? ये स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट है। सेंड बाय अ वेब सर्वर, भेजता है वेब सर्वर। स्टोर होती है क्लाइंट में यानी ब्राउजर में। बाय दी वेब ब्राउजर, स्टोर होती है ब्राउजर में। क्या है? कुकीज। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन होता है, क्या कोई ऐसा ब्राउजर भी है जो कुकीज को सेव ना करे? है ना, अब यही मन में आ रहा होगा कि सर कोई ऐसे ब्राउजर का नाम बता दीजिए जिसमें हम सर्च करें और हमारी सर्च स्टोर ना हो। अगर ये क्वेश्चन आपने गूगल पर ढूंढा तो गूगल आपको दिखाएगा अपना इनकॉग्निटो मोड, जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एन करने पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकॉग्निटो मोड है, जो कि गूगल बाबा का है, ये कहता है कि हम डेटा सेव नहीं करेंगे। किसके लिए? यूजर के लिए। तो यूजर के लिए जो वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा था वो ये नहीं करेगा, लेकिन सर्वर को ये भी देगा। तो सर्वर से तो इनकॉग्निटो मोड ने भी कहा भाई सर्वर से हम नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ जो आप डिलीट कर रहे थे वो अब आपको डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हम सेव नहीं कर रहे। ये तो इनकॉग्निटो मोड जिंदाबाद है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, नहीं, हम तो चाहते हैं सर्वर पर भी डेटा सेव ना हो। इसके लिए जो ब्राउजर बनाया गया दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। इसका नाम क्या है? दी ओनियन या अनियन राउटर। दी अनियन राउटर, टॉर, है ना, प्याज की शक्ल का होता है ये, अनियन राउटर इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसका यूज हैकर्स करते हैं, है ना, या फिर जितनी भी स्मगलिंग होती है आपकी ऑनलाइन पर, या जितना भी बुरा काम होता है आपका ऑनलाइन पर,
उसके लिए जो ब्राउज़र यूज़ होता है डीप वेब के केस में, है ना, वो है आपका टॉर ब्राउज़र। जितने भी स्मगलिंग होती है, जितने भी ड्रग्स का काम होता है, जितनी भी आपकी यू कैन से सेक्स ट्रैफिकिंग होती है ना, उन सब में जो यूज़ होता है दैट इज़ योर टॉर ब्राउज़र। बिटकॉइंस माइनिंग जो होती है, बिटकॉइंस में जो काम होता है, वहां पर भी टॉर ब्राउज़र का यूज़ होता है। तो ये है बड़ा ही खतरनाक ब्राउज़र, दैट इज़ टॉर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कुकीज़ करती क्या हैं, इसका काम क्या होता है, कौन सेंड करता है, कहाँ सेव होती हैं, और ऐसा कौन सा ब्राउज़र है जो हमें बचा सकता है सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ पर जितने भी नेगेटिव काम हैं उसके थ्रू किए जाते हैं। तो आई होप आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है, समझ में आया होगा आपको, है ना। इन कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी डाउट है तो आप साथ साथ पूछते चलिएगा। That's all for today, guys. Thank you very much. Bye bye and take care. We'll get back to you by tomorrow at the same time. Bye bye.